बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर वैद्युत चालन के बारे में। इस चैप्टर का हमारा ये आखिरी लेक्चर है, इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। मैंने ग्रुप में इसीलिए साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अब जो बच्चे डेली की क्लासेस डेली नहीं करेंगे, चीज़ों को समझते हुए नहीं चलेंगे, उन्हें पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि एक दिन हम ऐसे ही बात कर रहे होंगे और क्लास 12 के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। चलिए बच्चों, अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं, डायरेक्ट में टॉपिक पे आते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं, हम पहला टॉपिक आज का हमारा है बच्चों, प्रतिरोध और ताप में संबंध। ये जो प्रतिरोध होता है और ये जो ताप होता है, क्या दोनों में कुछ संबंध है? तो जी बिल्कुल, दोनों में संबंध है और वो संबंध आज हम जानने वाले हैं। और ये बताने से पहले बता देता हूं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के क्लास 12 के पेपर में आएगा। उसके बाद से आप जब 12th पास करने के बाद यूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें आएगा। यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें आएगा। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा तो अपना नाम बदल दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, प्रतिरोध और ताप में संबंध। प्रतिरोध और ताप में संबंध। सबसे पहला, धातु। देखिए, अलग अलग पदार्थ बहुत प्रकार के हमारे पास है। धातु है, मिश्र धातु है, चालक है, अति चालक है, अर्धचालक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले धातु के बारे में कि अगर हम धातु ले लें और धातु का ताप बढ़ाएं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। दो कंडीशन हो सकती है, घटेगा कि बढ़ेगा। तो क्या होगा धातु का प्रतिरोध, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए, अगर कोई धातु ले लिया जाए, इसका ताप बढ़ाया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो इधर उधर गति करने लगेंगे। जब ये उधर उधर गति करेंगे तो ये एक सही वेग में, जो अफवाह वेग से चल रहे थे, उस अफवाह वेग से चलकर परिपथ को पूरा नहीं करेंगे। और धारा में अवरोध लगना ही तो प्रतिरोध होता है। धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न जो करता है वही तो प्रतिरोध होता है। तो ताप बढ़ाने से क्या हो रहा है? प्रतिरोध बढ़ रहा है। ताप बढ़ाने से क्या होगा? ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है? धातु का प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। क्या होता है? बढ़ता है। सर ध्यान रखिएगा भाई, ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है भाई? तो ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। इस पॉइंट को हम समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ये मान लीजिए कॉपर की वायर है, ये धातु है। जी सर, धातु है। इसका प्रतिरोध पहले जो था वो था। अब हम इसको बर्नर से गर्म करने लगे तो इस धातु से मान लीजिए धारा गुजर रही है। तो अब जब हम इसको बर्नर से बर्न करने लगेंगे तो इसका ताप हम इसको दे रहे हैं, इसका ताप बढ़ते जाएगा। जब इसका ताप बढ़ते जाएगा तो जो धारा पहले जा रही थी, जो धारा की मात्रा पहले थी, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया। और प्रतिरोध होता क्या है? धारा के प्रवाह में अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है वही तो प्रतिरोध है। तो ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी इसी की भांति कार्य करेगा, सेम चीज है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में भी क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, लेकिन धातु की अपेक्षा कम। मतलब धातु में बहुत तेजी से अगर प्रतिरोध घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें थोड़ा धीमे धीमे कम बढ़ता है। इसमें ज्यादा बढ़ता है, इसमें कम बढ़ता है, धातु की अपेक्षा कम। अब जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पदार्थ है, और वो पदार्थ है अर्धचालक। वो पदार्थ क्या है? अर्धचालक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो लिखेंगे यहां पर ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध, अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ब्लैक पेन से इसलिए लिख रहा हूं, घटता है। ध्यान देंगे बच्चों, क्या होता है, घटता है। यानी कि अगर ताप बढ़ाया जाए, मान लीजिए ये हम अर्धचालक लिए हुए हैं और हम इसका ताप बढ़ा दें, अगर हम जैसे ये अर्धचालक है और इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम ताप बढ़ा रहे हैं और इसमें से जो धारा बह रही है और इसका ताप बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या होगा, धारा अधिक मात्रा में, धारा की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध घटता जाएगा तो धारा अधिक जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। किनका? अर्धचालक का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसके बाद से हम जो लिखने जा रहे हैं वो है क्या, वैद्युत अपघट्य। वो है बच्चों वैद्युत अपघट्य। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर सेम चीज लिख लीजिएगा कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध भी, वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध भी जो होता है वो घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। अब मैं एक जो पॉइंट लिखूंगा, एक जो अलग पदार्थ लिखूंगा, वो इसको इरेज करने के बाद लिखूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नया है। उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और उसको जानिएगा। ये सब नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो नाम शायद आपने सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। लेकिन आप आज उनके बारे में जानेंगे, आज आप उनके बारे में जानेंगे। और उस पदार्थ का नाम है बच्चों, स्क्रीन वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। उस पदार्थ का नाम है बच्चों अतिचालक। अतिचालक। सर ये कैसा पदार्थ है अतिचालक? तो देखिए बच्चों, अतिचालक वे पदार्थ होते हैं, किन्हीं कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर, यहाँ पर ताप कमी की जा रही है, ताप में कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध धीरे 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 घटता जाता है। कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध धीरे धीरे घटता जाता है, लेकिन अचानक एक ऐसा ताप आता है कि उनका प्रतिरोध अचानक घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे ही पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। मतलब एक ठंडा करते जा रहे हैं और एक ऐसा ताप आया कि अचानक उसका प्रतिरोध पूरा घटकर ही शून्य हो गया, पूरा प्रतिरोध ही घटकर शून्य होगा। तो ऐसे ही पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। ऐसे ही पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अतिचालक कहते हैं। लिख देता हूं कि कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर उनका ताप धीरे धीरे घटता जाता है और अचानक एक ताप पर, इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दूंगा, एक ताप पर उसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। उसका प्रतिरोध घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया है बच्चों,
एग्जाम्पल में इसका सबसे बढ़िया पारा, ठीक है, पारा, ठीक है, पहले ऐसे लिख दीजिए कि 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन ताप पर जो पारा होता है, यानी कि जो मरकरी होता है, सिंबल क्या है सर जी, Hg, जो पारा होता है 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात पारा अतिचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये एक एग्जाम्पल किसका था बच्चों, ये एक एग्जाम्पल था अतिचालक का। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में अतिचालक पदार्थ होते क्या है, वास्तव में अतिचालक पदार्थ होते क्या है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया, इससे एक प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा, अभी 2 टॉपिक और बाकी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कि अभी तक कोई बड़ा हम लोगों को मिला नहीं, कोई डिराइवेशन नहीं मिला। तो इसमें कोई डिराइवेशन बड़ा है भी नहीं, ये चैप्टर बस समझने वाले हैं, चीज़ें दिमाग में बैठाने वाली है, और वो सब आप लोग दिमाग में बैठाते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए अगर हम, तो हमें बात करनी है वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में। वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में, कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और वैद्युत शक्ति क्या होती है। तो पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा VW इक्वल टू, या वैद्युत ऊर्जा इक्वल टू VIT, एक चीज हमने पढ़ा था, W इक्वल टू VIT। तो हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही तो हम ऊर्जा बोलते हैं। हमारे पास जितनी ऊर्जा होगी हम उतना कार्य कर पाएंगे। इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परिभाषा ही मैं बता दे रहा हूँ कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा। तो हम कितनी ऊर्जा दे पाएंगे, किसी बैटरी, कोई बैटरी है वो कितना कार्य कर पाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। उसकी कार्य करने की कितनी क्षमता है वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। तो यानी कि हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम W इक्वल टू, अच्छा ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को U से या W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, W इक्वल टू VIT, ठीक है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा, तो इसे हम कैपिटल W से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, तो W इक्वल टू हमने पढ़ा था VQ, क्या पढ़ा था, VQ, जहाँ पे V क्या है, विभव वाले में हमने पढ़ा था ना, VQ, जहाँ पे V विभव है, जहाँ पे V विभव है और Q क्या है, आवेश है। V क्या है, विभव, और Q क्या है, Q सर जी आवेश है। क्यू क्या है, क्यू आवेश है। अब मान लीजिए किसी तार में कोई तार धारा दे रहा, कोई तार है, कोई वायर है जिससे हम, या मान लीजिए कोई बैटरी है जो हमें T समय तक I धारा दे सकता है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो हमें क्या पता है कि सर जी I इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो हम Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं IT, यानी कि I धारा दे रहा है T समय के लिए, I धारा दे रहा है T समय के लिए, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू IT। इसी को हमने क्या लिखते हैं, W इक्वल टू VIT। यही क्या हो गई, यही हमारा वैद्युत ऊर्जा हो गया बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा वैद्युत ऊर्जा हो गया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा वैद्युत ऊर्जा हो गया। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा, हम मेन फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब इससे आप बहुत से फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ से हम V इक्वल टू IR रख दे रहे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। समझ में आ रहा है, I स्क्वायर, R इक्वल टू क्या होता है, VI, फिर रखेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अब देखिए इसमें किलो, आपसे पूछ सकता है कैलोरी में बताइए ऊर्जा, ये जूल में है, ये किस में है, ये जूल में है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक वही जो कार्य का मात्रक होता है। अब पूछ सकता है आपको कैलोरी में ऊर्जा बताइए, तो जब आपसे कैलोरी में ऊर्जा बताने के लिए कहेगा तो चीजें वही रहेंगी, W इक्वल टू VIT, अपॉन में हम लिख सकते हैं 4.2 कैलोरी। आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपसे बचकर जा पाएगा,
एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो मैं आपसे बचकर जाने दूंगा कि वो आपसे बचकर जा पाएगा और आप बोर्ड में उसे नहीं कर पाएंगे। तो ये ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है W = VIT। हम VQ से भी निकाल सकते हैं, हम I² से भी निकाल सकते हैं। VIT अपन किलो कैलोरी में पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अच्छा सर, इसमें भी निकालना होगा तो इसमें भी कैलोरी में चेंज करना होगा तो 4.2 से भाग दे देंगे तो ये भी किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं? जी सर, इतनी चीजें क्लियर हैं। जहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप डालिएगा वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति। अब यहां से ऊर्जा हटा दीजिए और डालिएगा वैद्युत शक्ति। वैद्युत किसके बारे में बात हो रही है सर? सर बात हो रही है यहां पे वैद्युत शक्ति के बारे में। वैद्युत शक्ति, और वैद्युत शक्ति को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? तो वैद्युत शक्ति को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों P से, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी, पावर पोटेंशियल नहीं पावर, ठीक है। वैद्युत शक्ति इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वैद्युत शक्ति क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। बहुत ही छोटा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की, क्या बोला मैंने? वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो लिख लीजिएगा कि वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? तो सर जी P बराबर हो जाएगा शक्ति, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर। तो दर क्या हो जाएगा? W/T। अब W = हमने क्या पढ़ा था? W = हमने पढ़ा था सर जी VIT अपॉन में T, T से T कट जाएगा, क्या बचेगा? P = में VI। ये हमने निकाल लिया क्या? वैद्युत शक्ति। ये हमने क्या निकाल लिया? वैद्युत शक्ति। तो ये था बच्चों आपका वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला। अब हमें इस चैप्टर में बस 2 चीजें पढ़नी है, वो 2 चीजें आपको आती भी हैं। हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको आती है तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। और वो है अब प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम में संयोजन। हम प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर क्रम में अब जोड़ने वाले हैं और आप भी इसको देखेंगे। पहले यहां तक आपको चीजें क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। नोट्स बनाते चलिएगा। आज आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी मिलेंगी और आपको इसके नोट्स भी हो सके तो शायद नहीं, नोट्स क्योंकि आप लोग खुद से बनाइए। नोट्स बस उन्हीं के लिए हैं जो बच्चे एकदम आलसी हैं, क्योंकि नोट्स खुद के पढ़े जाते हैं भाई, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए, हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त। तो इसमें पहला क्या आएगा? इसमें पहला आएगा सर समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का श्रेणी, पर ऐसे लिख रहे हैं ना, श्रेणी क्रम, बस लिखो श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्रतिरोध से दूसरे प्रतिरोध को जोड़ते जाइए। तो देखिए, पहले फिगर बनाना आना चाहिए। ये देखिए, एक प्रतिरोध हमारा था R1, इसी में यहां से हमने जोड़ दिया अपने दूसरे प्रतिरोध R2 को। ये लिया और जोड़ दिया हमने अपने दूसरे प्रतिरोध R2 को, और इसमें हमने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया R3 को। अब ये 2 बिंदु हैं A और B। अब इन दोनों के बीच विभव जो होगा क्या अलग होगा? जाहिर सी बात है सर, धारा तो एक ही होगी, धारा सब में एक जा रहा है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर विभव बात किया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए इनके बीच सर V1 होगा, इनके बीच अगर बात किया जाए 2 बिंदुओं के बीच तो क्या होगा सर जी? V2 होगा।
इनके बीच मान लीजिए बात किया जाए तो क्या होगा सर जी, इनके बीच सर जी V3 होगा, क्योंकि दोनों दो बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन क्या धारा सब में एक ही होगी? बिल्कुल सर, धारा सब में I ही होगी। तो अब मैं बोलता हूं कि आप बताइए कि V1 इक्वल टू क्या होगा। V1 इक्वल टू क्या होगा? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी V1 इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है, तो सर जी I R1। फिर मैंने बोला V2 इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो बोले सर जी V2 इक्वल टू I R2। फिर मैंने पूछा कि V3 इक्वल टू क्या होगा, तो सर जी I R3। तो मैंने पूछा ये बताओ, अगर इनका तुल्य विभव निकाला जाए, यानी कि भी माना इस पूरे का बिंदु ए और बी के बीच जो विभव है ये V है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सबने एक सुर में बोला सर जी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और मैंने बोला मान लो इनका पूरा प्रतिरोध R है, माना इस पूरे तार का प्रतिरोध भी क्या है, R है, तब क्या हो जाएगा V इक्वल टू, तो सबने बोला सर जी ऐसे हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे भी हो गया आई आर और यहाँ पे भी हो जाएगा आई R1 और प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब मैंने बोला यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, सबने बोला ले लीजिए सर, तो I कॉमन ले लेंगे तो सर जी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्लास 10 से ही सब पढ़ते आ रहे हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही क्या है, यही हमारा तुल्य प्रतिरोध है। ये हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। क्या आप तुल्य प्रतिरोध निकालना आपके लिए भी आसान नहीं लग रहा है? क्या इसको देखने के बाद आप आसानी से तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे? सी सर, हम भी अब बिल्कुल आसानी से तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बस यही आपका एटीट्यूड मुझे चाहिए था। बहुत आसान है बच्चों। फिगर बना लीजिए, पहले 3 प्रतिरोध आपको बनाने हैं, श्रेणी क्रम में है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को बार बार जोड़ते जाइए। इनके बीच सब 2 बिंदुओं के बीच विभव क्या होता है, अलग होता है, सबके बीच विभव अलग होगा, लेकिन धारा क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक ही वायर है। अब इसके R1 R2 R3 है, हमने क्या किया, हमने बोला मान लिया सबका तुल्य प्रतिरोध V है और सबका तुल्य धारिता क्या है, R है। सबका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 V2, वही हमने किया, तीनों को जोड़ दिया तो ये चीजें आ गई। फिर यहाँ से I कॉमन लेके कट दिया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम चलेंगे सेकेंड वाला जो हमारा है समांतर क्रम में। हमने बोला चलो भाई ये तो श्रेणी क्रम वाला तो हो गया, अब निकाल देते हैं हम लोग समांतर क्रम में। तो सबने बोला चलिए सर निकाल देते हैं, समांतर क्रम में निकालना कौन सी बड़ी बात है, जब हम लोग श्रेणी क्रम में निकाल सकते हैं तो समांतर में क्यों नहीं निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, यही एटीट्यूड आपके अंदर चाहिए। दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में क्या हो रहा है, समांतर क्रम में संयोजन हो रहा है। तो इसको भी संयोजन करने के लिए हमें सिर्फ 3 प्रतिरोध चाहिए। पहले 2 बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु A है और 2 बिंदु 2 है, और आपको पता होगा कि समांतर क्रम में जुड़ने का मतलब यह है कि 2 बिंदुओं के बीच जोड़े जाए। ये प्रतिरोध हो गया R1, और इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच हमें सारे प्रतिरोध जोड़ने होंगे, क्योंकि हमें किस में जोड़ने हैं, हमें समांतर क्रम में जोड़ने हैं। तो लीजिए एक बन गया, इसी 2 बिंदुओं के बीच हमने जोड़ दिया। यहाँ पे इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच हमें सारे प्रतिरोध जोड़ने हैं, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा R3, इसको R2 कर दीजिए, और ये हमारा R1। क्या A और B के बीच ही सारे प्रतिरोध नहीं जुड़े हुए हैं? जी सर जुड़े हुए हैं, यानी कि ये किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़ने का मतलब केवल 2 बिंदुओं के बीच जुड़ने का मतलब। अब मान लीजिए यहाँ से धारा I आ रही है, तो धारा इसमें I1 मान लीजिए जा रही है, इसमें मान लीजिए I2 जा रही है, और धारा क्योंकि विभाजित हो गई, इसमें I3 जा रही है, और फिर यहाँ से I निकल जा रही है। लेकिन अगर V की बात किया जाए, विभव, तो क्या दोनों सब A B की बिंदुओं के बीच नहीं है, दोनों एक ही बिंदुओं के बीच है, तो दोनों के बीच, तीनों के बीच क्या विभव होगा, V ही होगा, क्योंकि तीनों किन बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, A B के बीच जुड़े हुए हैं, तो तीनों के बीच विभव क्या होगा, सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो मैंने बोला अच्छा बताओ इसमें कितना धारा जा रही है, जो I1 है वो कितनी है, R1 में जाने वाली धारा I1 कितनी है। तो मैंने बोला कौन सी बड़ी बात है, हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन में R1।
फिर मैंने बोला अच्छा I2 कितनी है, तो सबने बोला I2 इक्वल टू कौन सी बड़ी बात है, V अपॉन में R2। फिर मैंने पूछा अच्छा I3 क्या होगा, तो बोला कोई बात नहीं, V अपॉन में R3। बोला बहुत बढ़िया। अब मैंने पूछा तुल्य धारा कितनी हो जाएगी, सबने बोला तुल्य धारा निकालनी है, तुल्य धारा I इक्वल टू हो जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने बोला गजब, तुमने तो ब्रिलियंट हो। अब मैंने बोला ये तुल्य धारा इसकी I है, और माना ये तुल्य प्रतिरोध जो है, सबका जो तुल्य प्रतिरोध वो R है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लिख सकते हैं सर जी V अपॉन में R, क्योंकि उसके बीच भी प्रतिरोध क्या होगा, V ही होगा, तो V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। मैंने बोला एक छोटा सा काम करोगे, सबने बोला क्यों नहीं करेंगे सर जी, आप टीचर है कहेंगे तो करेंगे। मैंने बोला V को कॉमन ले लो, तो सब बोले क्या बचेगा, तो सब बोले 1 अपॉन R। फिर यहाँ पे V को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा सर जी, 1 अपॉन R1 बचेगा प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। मैंने बोला V को V से काट दो, काटने में तो तुम एक्सपर्ट हो, तो क्या बचेगा, सबने बोला सर 1 अपॉन R बचेगा, 1 अपॉन R1 बचेगा प्लस 1 अपॉन R2 बचेगा, और सर जी प्लस 1 अपॉन R3 भी बच जाएगा। मैंने बोला इतना चीज़ें बच जाएंगी, बोला यस सर। तो अब बोला क्या कुछ कर सकते हैं, सबने बोला नहीं, तो मैंने बोला हो गया तुल्य प्रतिरोध, बस हो गया प्रतिरोध, यही चीज़ें करनी थी और 4 नंबर मिल जाएगा। सबने बोला बस सर इतना ही करने पे 4 नंबर मिलेगा। मैंने बोला जी बिल्कुल, इतना ही करने पे 4 नंबर मिलेगा। क्या बहुत हार्ड था, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। यहाँ पे हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना था। इसमें क्या था, इसमें सब में विभव समान था, धारा समान नहीं थी, तो हमने तुल्य धारा निकाली, और निकालने के बाद से फिर प्रतिरोध और विभव के बीच संबंध निकाल कर रख दिया। तो हमने देखा विभव कॉमन ले लिया, तो सारे विभव कट गए, बचा क्या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमारा क्या था, यही हमारा तुल्य प्रतिरोध था, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया। फिर से एक बार कह देता हूँ इस वीडियो में लास्ट से, चैप्टर अब डेली खत्म होते जाएंगे, हम बहुत सीरियसली क्लासेस लेंगे। आज आपको इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, उनको सॉल्व कीजिए, उनको पढ़िए और पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। कौन क्लास कर रहा है कौन क्लास नहीं कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मन से अच्छी तैयारी करनी चाहते हैं तो आप क्लासेस को ढंग से कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमें संपर्क कर लो, हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों।